here is the second lesson for you. You can see the page of this book. The name of lesson is land, soil, water, natural, vegetation and wildlife resources. Here is the name of the lesson. Lesson number 6 is related to 7 marks. ये कितने नंबर का है? 7 marks. And the first lesson was related to 4 marks. Okay. Now here we will know today about the land. What is the meaning of land? What is the uses of the land? Soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इन सबको एक एक करके समझ लीजिए. सबसे पहले है द वर्ड लैंड. लैंड का मतलब भूमि. जो चारों तरफ देखते हो, भूमि किसी लड़की का नाम नहीं है. लैंड का मतलब भूमि जो चारों तरफ दिखती है, जहां पर आप टिके हुए हो, जहां पर अभी बैठे हो. आपके पैरों के नीचे क्या है? भूमि है. अब तुम छत पे बैठे हो, मेरे पैरों के नीचे तो छत है ही हो, पर वो छत जो मकान बना वो किसी भूमि पे ही बना होगा, लैंड पे बना होगा. ठीक है ना. तो द फर्स्ट थिंग इज लैंड. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. द सेकेंड वर्ड इज द सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. यू कैन सी एवरीवेयर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल. लैंड का मतलब जमीन और मिट्टी में फर्क है. जमीन में तो सब कुछ आ गया. जमीन में तो चट्टानें आ गई, पर्वत आ गए, पहाड़, सब कुछ आ गया. सॉइल का मतलब होता है मिट्टी. मिट्टी को कहाँ होती है? जमीन के सबसे ऊपरी परत पर. जो बड़े बड़े पत्थर उसे मिट्टी कहते हो क्या आप लोग? नहीं. मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सरफेस पर. कहां पर? सरफेस ऑफ द लैंड. फिर थर्ड वाटर और पानी. इसके बारे में कुछ बताने की आपको जरूरत है. बहुत पानी के बारे में, इसकी सब चीजों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन और प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. और वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जीव होते हैं, जंगल में रहने वाले तमाम प्रकार के एनिमल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. इन सब के बारे में इस लेसन में हम क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं. एट फर्स्ट नो अबाउट द लैंड. थिंक, I would like to say you what is mean from the land. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा. It's very surprising fact you that in this planet, in this earth, ocean is 70% and land is only 30%. धरती पे जो महासागर है वो कितने? 70% है. और इस धरती पे जो जमीन है वो कितनी है? 30%. पहली चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है. 70% द रेशो इज द 70% एंड द 30%. इसका मतलब ये हुआ कि हम इस धरती के कितने भाग पे 30% जमीन ही हमारी है. बाकी तो 70% तो है ही नहीं. वो तो क्या पानी है, और हम मछली है कि पानी में रह जाए. अब बात आई इस धरती के ऊपर 30% जमीन की. अब 30% जमीन भी पूरी कहां की? देखिए, आप यदि देखिए तो 30% इसका एक मैंने डायग्राम बना दिखिए. दिख रहा है इसमें? आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए. आप इस डायग्राम को क्या कीजिए? आप ध्यान से देख लीजिए. इस डायग्राम में भी आपको जो 30% जो हिस्सा है, यू नो दैट द 30% लैंड इज अवेलेबल हियर, बट यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक. पर आप कोई गलत ट्रैक पे हो, क्योंकि आप इस डायग्राम को यदि ध्यान से आप देखोगे, जिससे मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, आप उसमें देखेंगे कि इस 30% हिस्से पर क्या है? डेजर्ट है, मरुस्थल है. आप देखिए कि जैसे कि इन इंडिया थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट. इन साउथ अफ्रीका सहारा डेजर्ट. आप देखिए गोबी का मरुस्थल, ये अलग अलग मरुस्थल है. या डेथ वैली ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में. ये सब अलग अलग क्या डेजर्ट है. अब डेजर्ट वो भाग है जहां व्यक्ति रह नहीं सकता है, क्योंकि वहां क्या होती है? रेती होती है. वो भाग रहने के लायक नहीं होता, इसलिए तो डेजर्ट है. इसके अलावा देखो कि आप इस धरती के ऊपर जो 30% जो हिस्सा है, देर आर मेनी थाउजेंड माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत है. आप देखिए, यू कैन सी हिमालय माउंटेन रेंज. इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर के आसपास है. कितनी है? 1500 किलोमीटर के आसपास. अब हिमालय में कोई व्यक्ति रह सकता है क्या? यहाँ जितने भी पहाड़ियां हैं, जैसे इन राजस्थान यू कैन सी देयर इज द सीरीज ऑफ द अरावली माउंटेन्स. अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है.
इन जैसे यहाँ पर देखो, हमारे गांव में देख लीजिए, सामने पहाड़ है, पहाड़ों पे कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसका मतलब है कि लोग कहाँ रहेंगे? जमीन पे रहते हैं, पहाड़ों पे नहीं रह सकते। कुछ लोग पहाड़ों पे रह सकते हैं थोड़ी सुविधा जुटा के। आप जैसे हिमालय चले जाए तो वहां लोग रहते ही होंगे, परंतु उनका अपना एक तरीका होता है। इसके अलावा इसी 30% हिस्से के ऊपर क्या है? फॉरेस्ट भी है। इसमें क्या है? जंगल भी है। अब जंगल में भी अब नहीं रह सकते। जंगल में क्या है? जंगल में हम रहेंगे तो पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे? जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? इसके अलावा ये धरती पे बड़ी बड़ी झीलें हैं, इस धरती पे बड़ी बड़ी नदियां हैं। जहां झीलें नदियां है वो भी रहने लायक भाग नहीं है। इन सबको निकालने के बाद तो जिस भूमि पर हम रह सकते हैं, जिस जमीन पे रह सकते हैं, वो जमीन हमारे पास बहुत क्या है? कम है। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस बात को आपको इसे जानना पड़ेगा। मैं सभी चीजें पहले शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा दूं, फिर उसके बाद में इस बुक में जो डायग्राम बने हुए या मैंने जो बनाए, आपको सीधा वीडियो उसके ऊपर फोकस करके दिखाते हुए मैं पूरा आपको समझा दूंगा। उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो जमीन बचती है 30% में हैबिटेबल का मतलब कि हम जहां रहते हैं, जहां मकान वगैरह बने हुए हैं, जहां फैक्ट्रियां बनी हुई है, जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, जहां हाईवे बने हुए हैं, जहां सड़कें बनी हुई है, ये सभी भाग अर्थात कि रहने योग्य जमीन वो निकाल दो। झीले और बड़े बड़े तालाब वगैरह है वो निकाल दो, जमीन पर्वत वगैरह है वो निकाल दीजिए, आप डेजर्ट है वो निकाल दीजिए। इसके बाद जो जमीन बचती है फॉरेस्ट, जो जंगल वाला भाग है, आप वो निकाल दीजिए। उसके बाद जो जमीन बचती है वो जमीन किसके काम आती है? एग्रीकल्चरल। किसके लिए? कृषि के लिए। आफ्टर ऑल दिस देयर इज रिमेन पार्ट ऑफ सम लिटिल पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स वी कैन यूज इन एग्रीकल्चरल। तब उसका इस्तेमाल किस में करते हैं? कृषि में करते हैं। अब देखिए, आप यहां पर देखिए, जो जमीन का इस्तेमाल जो होता है, इन सभी को निकाल दिया जाए। इसमें से देखिए, ये वाली जमीन तो हमारे काम की है नहीं, ये वाली जमीन तो काम की नहीं है। यहाँ पर हैबिटेबल लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है? हैबिटेबल लिखा हुआ है। वो जमीन हमारे काम की, अर्थात कि वो जमीन हमारी क्या है? काम की है। अब यहाँ पर देखिए, इस काम में जो जमीन आ रही है, जो जमीन है हमारे लिए जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, विच वी कैन यूज, देयर इज मेनी टाइप्स। यहाँ पर देखिए, इसके चारों तरफ मैंने इसके क्या कर दिए? टाइप्स लिख दिए। देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ, एट फर्स्ट हम जमीन का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले उस जमीन पे हमारे बिल्डिंग होंगे, हाउस होंगे, मकान होंगे जहां हम रहते हैं। सेकंड, उसका इस्तेमाल, हम जमीन का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? लैंड का इस्तेमाल टू मेकिंग रोड्स, एंड रोड इज टू नेसेसरी इन दिस टाइम। उसके अलावा माइनिंग का मतलब होता है कि हम जमीन के अंदर से क्या निकालते हैं? मिनरल निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। इसका मतलब इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? माइनिंग के रूप में भी क्या किया जाता है। इसके बाद है इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो उद्योग कारखाने लगाए जाते हैं, वो भी क्या लगाए जाते हैं? जमीन के ऊपर लगाए जाते हैं। और उसके बाद है फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल भी इसी जमीन का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। अब इसका मतलब ये देखिए कि आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि इफ देयर इज नो लैंड देन व्हाट विल वी डू। यदि जमीन ही नहीं हो तो सबसे पहली बात हम रहेंगे कहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि लैंड इज द प्राइम रिसोर्सेज ऑफ नेचर। जो जमीन है, वो जमीन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? उपयोगी है। अब पर हो क्या रहा है हमारी जमीन के साथ? देखिए, कोई भी जमीन कैसी है डिपेंड करता है उस जमीन के बारे में। आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हो कि गुजरात, आप देख सकते हो इधर से महाराष्ट्र, यहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। क्यों है? क्योंकि वहां की जमीन क्या अच्छी है। आप गुजरात चले जाइए, वहां की काली मिट्टी है, काली मिट्टी खेती के लिए क्या मानी जाती है? बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब काली जो मिट्टी है, इसका डिपेंड क्या करता है? एवरीथिंग डिपेंड ऑन द लैंड, ऑन द सॉइल। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो जमीन है, ये द यूज ऑफ द लैंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो टोपोग्राफी पहली चीज, दूसरा है सॉइल मतलब मिट्टी, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है मिनरल, और पांचवा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये जो इसकी 5 चीजें लिखिए, इन 5 चीजों के ऊपर क्या करता है? ये सब चीजें डिपेंड करती है। अर्थात कि जहां मिट्टी अच्छी है, जमीन अच्छी है और पानी भी अच्छा है, इसका मतलब आओ क्या होगी? खेती होगी, खेती होगी तो इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी तो मार्केट होगा। यहाँ पर जिस जगह मिट्टी बहुत अच्छी है, सॉइल जिससे मिट्टी के जो ऊपरी भाग होता है वो यदि बहुत अच्छा है, कहीं का यदि क्लाइमेट अच्छा है, क्लाइमेट मतलब ये कि जैसे रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है, क्या काम का? वहां की मिट्टी भले कितनी भी अच्छी होती,
परंतु चूंकि वहां बारिश ही नहीं होती है, देयर इज नो एनी मच रेनफॉल, देन व्हाट विल वी डू? विदाउट एनी रेनफॉल नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। बिना बारिश के एग्रीकल्चर संभव नहीं है। इसलिए कोई जमीन कितनी कीमती है ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है, या उसकी बाकी क्लाइमेट वगैरह, मिट्टी कैसी है, पानी है कि नहीं है। यदि पानी नहीं है तो जमीन का कोई मतलब नहीं, वो जमीन हमारे लिए क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। जैसे अपना एरिया देखिए, अब जस्ट मेरे घर के पास एक सोमकागदर नहर निकलती है, देयर इज ए कैनाल फ्रॉम सोमकागदर, ओके, बिफोर मोर देन 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले। ये जो जमीन है किसी काम की नहीं थी। वी कैन ओनली प्लांट द ओनली सिंगल क्रॉप, सिर्फ एक ही फसल होती थी, और उसके बाद ये खेत पड़े हुए थे 8-9 महीने। पर आज देखिए, बट ऑल लैंड इज वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्यों? पानी अवेलेबल हो गया। एक तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद है जो अगला टॉपिक उस पर आएगा, वो क्लासिफाई ऑफ लैंड, अर्थात कि जमीन का बंटवारा, इसको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? क्लासिफाई ऑफ द लैंड। हियर इज द 2 क्लासिफिकेशंस यू कैन सी। द फर्स्ट द प्राइवेट लैंड एंड सेकंड इज द कम्युनिटी लैंड। व्हाट इज मीन फ्रॉम प्राइवेट लैंड? द लैंड विच इज योर प्रॉपर्टी, विच इज ए पर्सनल प्रॉपर्टी, वी कैन कॉल दैट ए प्राइवेट लैंड। जो जमीन आपकी है, जिसके मालिक आप हो, वो क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अर्थात कि जिस जमीन के मालिक आप भी, और कई बार क्या होता है कि जमीन की मालिक सरकार होती है। हमारे जैसे गांव में टोकर भी देखो, आप देखिए अटल सेवा केंद्र, वहां 5-25 बीघा जमीन फैली हुई है। उस जमीन की मालिक कौन है? सरकार है। जिस जमीन की मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, और जमीन की मालिक जो सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी लैंड। क्या कहते हैं? कम्युनिटी लैंड। और जिससे कि हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स भी से हम कहते हैं। अब इसकी जो जमीन है, जमीन तो हमारे पास है, परंतु इस जमीन के देयर इज ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम फेसिंग दिस लैंड। ये जमीन एक बहुत भयानक चुनौती का सामना कर रही है। देखिए, व्हाट इज द, हियर इज यू कैन सी द 4th थ्रेट हियर, you can see 4th threat for the land. What is the first is the land degradation. इसको मैं एक एक करके फिर समझाऊंगा। दूसरा है लैंड स्लाइड, तीसरा है सॉइल इरोजन, और तीसरा है डेजर्टिफिकेशन। द 4 पार्ट यू कैन अंडरस्टैंड इज, देयर इज द 4th पार्ट लैंड डिग्रेडेशन। इसे कहते हैं कि भूमि का निम्नीकरण होना। इसे समझिए, हिंदी जैसे इंग्लिश वर्ड है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना? अर्थात की जो मिट्टी है, जो भूमि है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों? इसे कम कैसे होती जा रही है, आप सोचिए इसे थोड़ा। आज से पहले भारत की आबादी, जैसे ये समझो कि आजादी के समय में बिफोर द 1947, बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की आबादी लगभग 300 मिलियन के आसपास थी, 30 करोड़, ओके, 300 मिलियन के आसपास थी। आज हमारी आबादी कितनी है? वी आर नियरली मोर देन 120 करोड़, 120 या 130 करोड़ से ज्यादा। आप देखिए कि जहां 30 करोड़ आबादी है, एक तरफ 120 करोड़ आबादी है, तो 30 से 120 करोड़ 90 करोड़ हम लोग बढ़ गए। तो 90 करोड़ लोगों के रहने के लिए तो जमीन चाहिए। उनके जिन घरों में रह रहे हैं वो घर बनाने के लिए तो जमीन चाहिए। वो लोग बढ़े तो उसके लिए कृषि के लिए भी जमीन चाहिए। अर्थात कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस जमीन हमारे लिए क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और उसकी उपजाऊ क्षमता है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। दूसरा है लैंडस्लाइड। आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड, आपने कुछ 1-2 महीने पहले आपने उत्तराखंड में एक त्रासदी के बारे में सुना होगा, 150 लोग मारे गए। एक लैंडस्लाइड हुआ, हालांकि वो हिमस्खलन हुआ था, बर्फ का पहाड़ गिरा था, पर पूरा पहाड़ ही गिर गया था। आप शिमला, नैनीताल, ऊटी या जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर लैंडस्लाइड होती है। पूरे पूरे पहाड़ क्या होते हैं? गिर जाते हैं। इस आपकी बुक्स में भी एक पहाड़ का उदाहरण बताया गया, पूरा पूरा पहाड़ गिर जाता है। और वो पूरा पहाड़ गिरने से उसे क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। क्या कहते हैं? पर ये होता क्यों है? आपकी हमारा ये टोकर का पहाड़ ये नहीं गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना पहाड़ है। अरावली पर्वतमाला, जो अरावली माउंटेन्स है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड। धरती में सबसे पहली बनी चीजों में से एक है ये, इसलिए ये नहीं गिरेगी। हिमालय रेंज, हिमालय माउंटेन इज ए न्यू रेंज, ये नए बने पर्वत है।
इसलिए जो नए नए पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, गिर भी सकते हैं। आप इधर माउंट आबू जब जाते हो, देलवाड़ा रास्ते जाते हो, जगह जगह आप क्या करते हो, लैंडस्लाइड दिखोगे। जो मलबा होता है, जो पहाड़ का मलबा होता है, उसे सड़कों पे भी दिखोगे। आप हाईवे से भी जाओ, अपने कभी हाईवे से जाओ तो ये दृश्य कभी कभी यहाँ पर भी नजर आता है, पर हमारे यहाँ उतना पहाड़ी एरिया नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैंडस्लाइड। तीसरा है सॉइल इरोजन्स, आप मिट्टी का कटाव। यू नो द सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर। यू नो द 1 इंच ऑफ द सॉइल लेयर। आप जो मिट्टी की जो परत होती है ऊपर की 1 इंच, 1 इंच कितनी होती है, इतनी 1 इंच मिट्टी की परत को बनने में 400 साल लगते हैं। कितने लगते हैं, 400 साल। मिट्टी इतनी आसानी से नहीं बनती है, 400 साल लगते हैं। और 400 साल लगते हैं। आपने देखा होगा कि वेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, और वो मिट्टी क्या होती है, पानी के साथ बह के चली जाती है नदी नालों में। आपने देखा होगा कि ये तालाब पहले बहुत गहरा था, अब तालाब बहुत उथला हो गया, कम गहरा हो गया। जो ये सब मिट्टी कहाँ जाके जम गई, वहां जाके जम गई। ये मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत में उपजाऊपन होता है, उसमें फसलें पैदा होती है। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। मिट्टी का कटाव कई प्रकार से होता है। तेज बारिश आएगी तो पानी उसे बहा के लेके चला जाएगा। तेज हवा चलेगी तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से बहुत समस्या बना हुआ है। और डेजर्टिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से क्या तात्पर्य, धीरे धीरे मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। आप रेगिस्तान, आप थार का रेगिस्तान जो हमारा है राजस्थान में, आप वो पहले जितना था उससे बड़ा बन रहा है। क्यों, क्योंकि रेत के टीले रोज खिसक रहे हैं। क्या करेंगे, हवा के साथ वो रेत के टीले क्या होंगे, आगे खिसकेंगे, उनका प्रसार होता जा रहा है। पर उनका प्रसार कब रुक सकता है, जब वहां पर वनस्पति उग जाए तो इनका प्रसार क्या हो सकता है, रुक सकता है। आप देखिए कि जहां पर हरियाली कम होती है, जहां पर मिट्टी में नमी नहीं होती है, जहां पर जमीन पे घास नहीं होती है, वहां पर अभी देखना आप गर्मियों के दिनों में धूल भरी आंधियां चलेगी। हमारे यहाँ धूल भरी आंधियां चलेगी, अभी चल रही है, अभी धूल उड़ती हुई आपको दिखाई देती है, न के बराबर, क्योंकि अभी फसलें हैं, खेतों में मिट्टी जमी हुई है। पर जैसे ही ये फसलें काट देंगे और ऊपर की जो मिट्टी की परत है वो हल्की हो जाएगी, और जब तेज हवा चलेगी तो क्या होगी, अभी गर्मियों के दिनों में वो मिट्टी उड़ के आएगी, चारों तरफ घूमती हुई आती है ना, पर उसे क्या कहते हैं, भूतानी ऐसा कुछ कहते हैं ना, ये कहते हैं। तो वो कारण क्या है कि इससे मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से उनके दूसरे स्थान पे चली जाती है। इससे धीरे धीरे मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। अब देखिए यहां पर, देखिए इसका तरीका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इस लैंड को, भूमि को बचाने के लिए क्या किया जाए। पहली चीज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जो इस धरती, जो जमीन जो बर्बाद हो रही है, उसको बचाने के लिए क्या किया जाए। लैंड मस्ट बी चेक्ड। सबसे पहली बात, जो भूमि का जो कटाव हो रहा है उसे क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ यदि गिर जाए तो उनमें भी क्या होती है, मिट्टी होती है। अब पहाड़ यदि पूरा यदि पहाड़ गिर जाए, उस पहाड़ को वापस जाके आप जमाओगे क्या, वहां की मिट्टी को हटा के और फेंक दोगे। तो वो भूस्खलन, लैंड स्लाइड होने के पहले ही ऐसी व्यवस्था करो कि वो मिट्टी बह के ही नहीं जाए। दूसरी, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन बढ़ाना, पेड़ लगाना, और ये बहुत ही जरूरी है। देखिए जहां पर पेड़ होते हैं, यू नो द रूट ऑफ द ट्री कैच द होल्ड द लेयर ऑफ द सोल। जो वृक्ष की जो जड़ें होती है वो किसको पकड़े रखती है, मिट्टी को। और दूसरा बात, व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉरेस्ट व्हेन इट रेन्स। बारिश होती है, बारिश बहुत ऊंचाई से, बादल से तेजी से बारिश आएगी। यदि वो बारिश यदि पेड़ नहीं है तो बारिश सीधी कहां गिरेगी, जमीन के ऊपर, और तेजी से टकराएगी। तो जो मिट्टी की परत है उसे क्या कर देगी, उखाड़ देगी। और जैसे ही वो मिट्टी की परत उखड़ जाएगी, बारिश होती रहेगी, तो वो पानी है वो क्या करेगा, उस मिट्टी की परत को अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, इफ देयर इज ट्रीज या फॉरेस्ट, आप सोचिए कि यदि फॉरेस्ट हो तो क्या होगा। जैसे बारिश होगी, बारिश की बूंदे कहां ठहरेगी, सबसे पहले कहां गिरेगी, वृक्ष के ऊपर। तो तेजी से जो पानी की बूंदे ऊपर से आ रही है, उसका क्या स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात कि बारिश के ऊपर गिरने के बाद वो बारिश की बूंदे इतनी तेज गति से आ रही थी,
वो उस बारिश के उस पेड़ के ऊपर आने से धीरे से फिर बूंदों के रूप में गिरेगी, उससे धरती को कोई नुकसान होगा नहीं। दूसरी बात, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें होती है, मिट्टी को क्या कर रखती है, पकड़ के रखती है, इसलिए मिट्टी का कटाव क्या हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए फॉरेस्टेशन जरूरी है। उसके बाद है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, वी आर यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड एवरीवेयर, यू नो। ये जो हमारी जमीन है वो बंजर हो चुकी है, हमारे आसपास की जो जमीन है हकीकत में देखा जाए तो बंजर रही है। इफ वी स्टॉप केमिकल पेस्टिसाइड वी कांट टेक एनी क्रॉप्स। यदि आज हम अपने खेतों में यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गेहूं हो ही नहीं। आपने देखा गेहूं आपके बोते हैं वगैरह पीले पीले दिखाई देते हैं, फिर अचानक आप 2 कट्टा यूरिया खाद ले आते हो और यूरिया खाद झीक झीक के मारते हो, और थोड़े दिनों में गेहूं क्या पड़ जाते हैं, मस्त काले हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। अर्थात कि यूरिया खाद ने उन गेहूं को बड़ा कर दिया। पर ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है, द अनकंट्रोलेबल यूज ऑफ दिस केमिकल पेस्टिसाइड रेड्यूस द, जो क्या करता है कि जो जमीन का जो प्रोडक्शन क्षमता होती है, उपजाऊपन है, उसे क्या करता है, ये खाद कम कर देता है। और केमिकल पेस्टिसाइड से जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो कठोर हो जाती है, और जो मिट्टी जितनी कठोर हो जाती है उसमें उपजाऊपन उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। उसके बाद है कि हमें सबसे पहली बात है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इनके लिए, जैसे कि खेतों के लिए जो देसी खाद का, प्राकृतिक खाद का। प्राकृतिक खाद से हो सके पहले पहले फसलें कम होगी, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि वो फसलें और भी बेहतर होगी। जैसे आजकल ये एक प्रचलन में जैव के, जैसे कि जैव कृषि कहते हैं। अब आजकल जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना जिन्होंने बंद कर दिया। अब जिस खेतों में पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं हो रहा हो, आज हम कोई भी सब्जी वगैरह खाते हैं तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। आप घर के आंगन में जहां पर आप बैगन उगाओ, टमाटर उगाओ और उनकी सब्जी बनाओ, उसका स्वाद पूरा अलग होता है। और वही आप दुकान से लाके बैगन टमाटर लाके उसकी सब्जी बनाए खाओगे तो उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू कंजर्व द लैंड ऑफ रिसोर्सेज। द अनदर थिंग इज द सॉइल, यू नो। यहाँ पर देखिए मिट्टी की परिभाषा दे रखी है, मैंने यहाँ लिखी हुई भी है। देखिए, द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवर्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो धरती के जो ऊपर के भाग के ऊपर, धरती का जो ऊपर जो पतली परत है, वो पतली परत जिस मिट्टी के छोटे छोटे कणों से ढकी हुई है, उस परत को हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड सॉइल। ओके, एंड द सॉइल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो जमीन का जो ऊपरी भाग है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में जिसे हम क्या कर सकते हैं, कहा जा सकता है। बट आई हैव डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मिट्टी का कटाव हो रहा है, वो कैसे सकते हैं। देयर इज मेनी वे टू स्टॉप दिस, यू नो। हियर इज 5.7 ways of stop the check to check the soil erosion। देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए यहाँ बहुत सारे उपाय हैं, मैं एक एक करके आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। म्यूल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डोम्स, डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या चीजें से मैं आपको समझा देता हूं। आप देखिए, इस आपकी किताब में भी आपको बता दूंगा। हाँ, कंटूर बैरियर्स, यू नो। आप यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए मुझे इसे अपने हिसाब से समझाने दीजिए, इसको एक तरफ रख दीजिए। यू नो, इन द वेयर इज द माउंटेन्स, वेयर इज द हिल, यू नो, स्टेप बाय स्टेप हिल दे, सीढ़ीदार खेत। क्या होते हैं? सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार मतलब कि यदि एक पहाड़ है तो पानी ऊपर गिरेगा, टॉप क्या तेजी से क्या होगा, बह जाएगा। पर यदि इस टाइप से खेत बना दी जाए, ये पर्वत का ये भाग काट दिया, फिर नीचे ये प्लेन, फिर सीढ़ियां, तो क्या पानी तेजी से बहेगा? आप उस पहली सीढ़ी में जाएगा, धीरे से नीचे आएगा, फिर धीरे से, अर्थात कि पानी थमने की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली चीज, पहला काम ये करना चाहिए। दूसरी चीज, ट्रेंचेस। हमें क्या करना चाहिए कि पहाड़ों से पानी उतरता है तो अपने साथ मिट्टी लेके आता है। पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये विल फ्रॉम कम अपसाइड टू डाउन साइड, ऊपर से नीचे आएगा। यदि पहाड़ है तो वो अपने साथ क्या लाएगा, मिट्टी को लाएगा। यदि ये सोचो कि पहाड़ के बीच बीच पे नालियां खोदते स्टेप बाय स्टेप, क्या करें, नालियां बना दो, तो क्या होगा, उससे क्या होगी कि जैसे बारिश होगी
तो बारिश का पानी यदि पहाड़ से नीचे उतरेगा तो सीधा उतरेगा तेजी से, पर वो क्या होगा कि जैसे ही नाली बना दी उस पहाड़ के चारों तरफ राउंड राउंड, तो पानी ऊपर से उतरेगा, कहां जाएगा, उस नाली बनेगी पहले, वो जो ट्रेंच होगा वो खाई बढ़ जाएगी, वो बनेगी तो पानी का वेग रुक गया, वहां से पानी जब वो उससे पानी यदि वो पूरी खाई जिससे ट्रेंच बढ़ जाएगा, वहां से अगली स्टेप में आएगा तो पानी का वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हिमालय क्षेत्र में कंटूर खेती की जाती है। आप यहाँ पर भी देखिए, हमारे यहाँ जो आदिवासी भाई है पहाड़ियों में रहते तो वो खेती करते, पहाड़ों पे भी खेत होते नहीं होते। आपने जैसे देखो ये पहाड़ है, जैसे पहाड़ी व्यू है, ये जैसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए पहाड़ है, तो यह जो वो आदिवासी होते वो खेती करेंगे, हल कैसे चलाएंगे, हल ऐसे चलाते क्या, ऐसे चलाते क्या, नहीं, क्यों नहीं चलाते। यदि हल ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी पानी पूरा निकल जाएगा, साथ में मिट्टी भी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो उस खेत पे हल कैसे चलाते, यू चलाते नहीं चलाते। इसका क्या फायदा, इस प्रकार से हल चलाएंगे, जैसे ऊपर बारिश होगी और हल यू चलाया हुआ है, उसकी जो दरारें पड़ी हुई है, तो पानी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, नीचे आएगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो हमें ये मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें ये क्या करना चाहिए। और उसके बाद है कि जो मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको रोकने के लिए उसको इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप 2-3 प्रकार की फसलें एक एक कतार में अलग अलग बोनी चाहिए। एक ही प्रकार की फसल किसी खेत में करने से क्या होता है कि उसका जो उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी का, जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात है कि शेल्टर बेल्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको ये लगे कि तेज गति से हवाएं चलती है और मिट्टी उड़ के क्या होती है, चली जाती है, तो वहां पर जगह जगह बाड़े लगा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, बाड़ लगा दी जाती है, वृक्षों की कतार लगा दी जाती है, द रोज ऑफ द ट्रीज। उससे क्या होता है कि जब तेज हवा चलेगी तो जो मिट्टी वगैरह है, जो हवा किसकी वजह से, उस पेड़ों की कतार की वजह से क्या हो जाएगी, हवा रुक जाएगी, और हवा के रुकने की वजह से मिट्टी उसके साथ उड़ के नहीं जाएगी। हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है कंटूर फ्लैपिंग हो गया, रॉक डैम भी हो गया। जगह जगह क्या करते हैं, आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे एनिकेट बनाते हैं, जगह जगह हमारे पूरे एरिया में आप घूमो, जगह जगह क्या बने हुए, एनिकेट बने हुए। वो एनिकेट क्यों बनाते हैं पहाड़ों में, पानी को रोकने के लिए नहीं। इससे 2 फायदे हैं, उस एनिकेट में पानी तो रुकता है, जिसे चेक डैम कहते हैं, पानी तो रुकता है, और पानी रुकने के साथ साथ पानी का बहाव क्या हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। और पानी का बहाव जैसे ही फ्लो जैसे ही कंट्रोल में आता है, वैसे वैसे क्या होता है कि उसके साथ मिट्टी का बहना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो फायदा ये मिट्टी का कटाव भी होगा। दूसरा फायदा, सीधा फायदा ये होता है कि वो पानी जब उस चेक डैम पे रुकता है, उस एनिकेट में रुकता है, तो पानी कहाँ खपेगा, जमीन के अंदर, तो वहां की जो भूमि होगी वो क्या होगी, नम रहेगी। आपने देखा होगा कि एनिकेट के आसपास हरियाली रहती है, क्यों रहती है, हालांकि ये सारे कि उस एनिकेट का पानी हम वृक्ष को नहीं पिला रहे, पर वो पानी, एनिकेट का पानी कहाँ जा रहा है, अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड पानी जाएगा तो जो आसपास के वृक्ष होंगे वो वहां से क्या करेंगे, जो अंडरग्राउंड जो जमीन से उस पानी को खींच लेंगे, इसलिए वहां पर क्या होती है, हरियाली रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इज इट क्लियर। यहां पर देखिए, Hi. Yes, you can see in this your book. This is your lesson. Land, soil, water, natural vegetation and wild life resources. We study today about the land and soil. You can see here is the picture number 2.1. You can see in this picture how here is the land and this land is using so many much type. आप देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखिए जमीन का इस्तेमाल बहुत तरीके से हो रहा है। देखिए कहीं कहीं पर क्या बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए बीच बीच में क्या बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं। आप देखिए बीच बीच पे जो जंगल जैसा दिख रहा है, इसका मतलब जंगल भी है। आप इसमें देखिए बीच में नदी बह रही है, इसका मतलब यह जमीन का इस्तेमाल कई रूप से हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा था कि जो लैंड का यूज है, जो जमीन का इस्तेमाल है, वो धीरे धीरे किस टाइप से हो रहा है, इस चीज को थोड़ा आप इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखो ये चित्र ही है, पिक्चर नंबर 2.2 इन चित्र नंबर 1 हियर इज मैं ना दिस इज अ फार्मर हूं, दिस इज द फार्मर। यहां पर देखिए चित्र नंबर, इस पिक्चर नंबर 1 में देखिए, इसमें यहां पर कौन दिखाई दे रहा है, इधर खेत दिखाई दे रहा है। यू कैन सी हियर फील्ड, ओके।
हियर इज ए फार्मर विथ प्लव, एक किसान दिख रहा है जिसके क्या है, हाथों में हल है। आप देखिए इधर जो दूसरा जो किसान है, या ये हर्षवर्धन जैसा इनकी जैसा कोई लड़का है, देखिए ध्यान से, ये मवेशियों को लेके जा रहा है, बकरियां चरा रहा है, देखो लेके जा रही है। ये देखिए आप चारों तरफ यू कैन सी हियर द मड हाउसेस, कच्चे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ खुली जमीन है, सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मतलब जंगल भी दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 years you can see something change there. You can see change in picture number 2. Here is the field. यहां पर भी फील्ड थे, यहां पर भी थे, बट यू कैन सी हियर देर आर मेनी। आप देख लीजिए पक्के मकान बने हुए हैं, पहले मकान क्या थे, कम थे। यहां देखिए पहले पिक में तस्वीर में आप जंगल ज्यादा थे, यहां पर दूसरी तस्वीर में जंगल क्या हो गए, कम हो गए, उसकी जगह क्या उगा है, मकान। मकान उगते नहीं, हम बनाते हैं, पर मकान आ गए। आप देखिए पहले यहां पर जो कच्ची झोपड़ी थी, यहां क्या बन गई, पक्का मकान बन गया। चेंज नंबर 2। नाउ हियर यू कैन सी चेंज नंबर 3। नाउ हियर इज नो एनी फील्ड, यहाँ कोई खेत दिख रहा है आपको, नहीं, उसकी जगह मैदान बन गया है। यहाँ जो कच्ची सड़क थी वो किस में बदल गई है, पक्की सड़क में। अब कारें चलने लगी है। आपको जो जमीन इस तीसरे में बीच बीच में खाली दिखाई दे रही थी, क्या यहाँ पर कोई जमीन आपको खाली दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ कंक्रीट का जंगल उगाया है, पूरा शहर उग गया है, यहाँ पर अब कोई खाली जमीन नहीं है। और देखिए आने वाले समय की तस्वीर, पिक्चर नंबर 4। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स हियर इज नो एनी लैंड, कहीं कोई जमीन बाकी नहीं रही है। यू कैन सी द ट्रैफिक, द वाइड रोड, द हेवी बिल्डिंग, द हाई बिल्डिंग। आप देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर चारों तरफ लोगों की आप भीड़ देख सकते हो। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सो वी आर यूजिंग लैंड हियर। द पिक नंबर 1 to last, there is the lot of change. Now we were talking about the soil. Look here, here is the peak of a landslide. ये किसकी तस्वीर है, लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड है, देखो पूरा पूरा पहाड़ क्या गया है, नीचे गिर गया है। इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। अब देखिए, अब इस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए इसने एक बहुत बढ़िया चीज बताई है। एक नीचे एक तस्वीर है, ध्यान से देखिए, रिटेंशन वॉल, अर्थात ये दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार दिख रही है व्हाइट वाली, ये क्यों बनाई गई है, इसके पास में क्या है, पहाड़ है। पहाड़ यदि गिर भी जाए तो मिट्टी कहीं जाएगी नहीं, वो इस दीवार के उस तरफ क्या हो जाएगी, अटक जाएगी और रोड पे नहीं आएगी। रोड पे आने से नुकसान ये है कि वो मिट्टी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए इसके लिए रिटेंशन वॉल बनाई गई है। अब उसके बाद जो अगला अपना चैप्टर था वो था सॉइल। सॉइल का मतलब मिट्टी। अब देखिए यहाँ पर पिक नंबर 2.3, ए वेरी गुड पिक्चर हियर। यू कैन डिवाइड सोल इन 4 पार्ट्स। देखिए आप इस मिट्टी को इस भागों में बांटा जा सकता है। अब मिट्टी मोजे पहन के जूते पहन के नहीं आएगी, बट हियर इज अ सिंबॉलिक पिक्चर। ओके, द फर्स्ट लेयर यू कैन सी हियर टॉप सॉइल, द फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल विथ ह्यूमंस एंड वेजिटेरियन। उस ऊपर की जो लेयर में वो क्या है, वनस्पति है, और ये किसके लिए, हमारे लिए, जहां हम रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड द सेकेंड लेयर इज द सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और जो दूसरी लेयर है जिसमें कुछ रेत के अंश होते हैं, चट्टानों के अंश होते हैं, ये सब अंश होते हैं। फिर नंबर 3 लेयर विदर्ड रॉक मटेरियल, फिर इसमें सिर्फ क्या होती है, चट्टाने होती है। और लास्ट में पेरेंट लॉक, ये जो लास्ट वाला भाग है वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। हमारे लिए इस पूरी इस जो आपको दिख रहा है, जो इस सॉइल के बारे में आपको जो चित्र बना रखा है, इसमें सिर्फ कौन सा भाग हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ऊपर वाला भाग। और ये नीचे वाला भाग है वो क्यों उपयोगी है, क्योंकि इससे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे लोहा है, शीशा है, जस्ता, ये सब चीजें वी कैन गेट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। ओके, अब फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनती कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था मिट्टी बनती कैसे। यहां देखिए आप मिट्टी के बनने के तरीके। सबसे पहले कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ द विदरिंग एंड ह्यूमंस फॉर्मेशन। सेकेंड है टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड द स्लोप डिटरमाइंड। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल और पेरेंट लॉ। अब देखिए मैं इसे सीधे भाषा में बताऊं। सबसे पहले कि जो हमारे यहाँ वनस्पति का भाग होता है, एक वनस्पति का भाग का मतलब होता है कि जो घास है धरती पे उगाई है, वो जब सूखेगी तो वापस कहाँ मिलेगी, जमीन मिल जाएगी।
और वो जमीन में मिलेगी तो वो आज नहीं तो कल क्या बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, समय लगेगा उससे। अब ये जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर नीम वगैरह लगे हुए और उसकी जो पत्तियां हैं वो आप इकट्ठी करके यदि जला दो तो मत जलाना कभी भी, वो मिट्टी में मिल जाएगी, सो कोई फेंक देना, वो थोड़े दिनों के बाद क्या बन जाएगी, मिट्टी का अंश बन जाएगी। उसके बाद होता है कि टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस, जिसे समझ लीजिए होता क्या है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है मिट्टी का बनना। आप कहोगे कैसे, आपने जस्ट लाइक एग्जाम्पल यू कैन सी, हम ये राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तेज गर्मी पड़ेगी, तेज गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, चट्टाने गर्म होगी, चट्टाने गर्म होगी तो गर्म होने के बाद हर चीज क्या है, फैलती है। अब जब हर चीज फैलती है और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद बारिश आएगी और बारिश पड़ेगी चट्टानों के ऊपर, चट्टाने गर्म होती है, बारिश आएगी तो वो चट्टानों में क्या होती है, दरारें पैदा होती है और धीरे धीरे चट्टानें क्या होने लगती है, टूटने लगती है और वो टूट के बिखरने लगती है। उसके कारण अंत में जाके क्या बन जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और वही किसका हिस्सा बन जाते हैं, मिट्टी का। तो इन सभी चीजों से क्या होता है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यदि इसका चित्र पूछ ले तो आपको ये चित्र क्या कर सकते हो, आप ये बना सकते हो। क्लियर। इसके बाद था देखिए यहाँ पर मैंने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, मैंने आपको कहा था कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसे कैसे बचाया जाए, मैंने ये अलग अलग आपको बताए थे। देखिए कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इसके अलावा कंटूर प्लेफिंग, शेल्टर बेल्ट्स, यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर पिक्चर नंबर 2.5 पे देखिए टेरेस फार्मिंग। ये क्या टेरेस फार्मिंग, जिसे आपने हिंदी में कहते हैं सीढ़ीदार खेत। अब यहाँ देखिए सीधे ऊपर उससे भले पहाड़ है पर इसके जो खेतों को क्या क्या समतल करके काटा गया है सीढ़ियों की तरह। आप इसमें दूसरे में देखिए कंटूर फ्लेवर, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर खेती की जा सकती है जहां पर पहाड़ होते हैं, या तो इसका मतलब पहाड़ पे खेती करो ही नहीं, पर उसे क्या है कि सीढ़ीदार खेत बना के कंटूर टाइप से आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। उसके बाद एक जो था शेल्टर बेल्ट्स, क्या देखो ये चित्र में देखिए क्या है, शेल्टर बेल्ट्स। अभी एक पेड़ों की कतारें दिख रही है, अभी देखिए आपके किसी खेतों के बाहर बहुत बड़े बड़े खेत है और खेत के किनारे पे यदि आप क्या लगा दो, अच्छी खासी बाढ़ लगा दो या अच्छे खासे पेड़ उगा दो, तो क्या आपके खेत की मिट्टी जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, कंटूर बेल्ट कहते हैं। और जमीन की रक्षा करने के लिए सॉइल, जो मिट्टी का जो ऊपरी अंश उसकी रक्षा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी। हम अगले संडे को पढ़ेंगे वाटर, या जो भी छुट्टी आएगी उस दिन अपन क्या पढ़ेंगे, वाटर, 2-3 पार्ट इसके अपन पढ़ लेंगे। तो आपको अभी टाइम मिलेगा, इसके जो भी मैंने जो नोट्स हैं उसके मैं फोटो आपकी वीडियो के अंत में ऐड करके मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसके नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो भी ठीक लगे वो कर लेना। और इंपॉर्टेंट लेसन है, द फर्स्ट लेसन रिलेटेड टू 4 मार्क्स एंड द सेकंड लेसन इज द 7 मार्क्स, टोटल 11 मार्क्स। और ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि इससे ज्यादा बोलने की कैपेसिटी मेरी भी है नहीं। ओके।